ओके, राउल्स लॉ पढ़े थे पिछले क्लास में, मैं इसको देख लो एक बार अच्छा से राउल्स लॉ को समझा देता हूँ। दो जब समझो राउल्स लॉ को क्या है, ये कोई कंटेनर है, नहीं बोलो, कोई कंटेनर है, नहीं बोलो, ये कोई लिक्विड सोल्यूशन है, कौन सोल्यूशन बोलो, लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब बताओ जब लिक्विड है तो वेपर बनाएगा, अंदर में वेपर बनेगा, तो वेपर इसके भी बनेंगे, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, दोनों में वेपर बनेंगे। ओके, सबके वेपर बनेंगे, तो ये वेपर बन गया, ये वेपर बन के उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, दोनों के। तो यहाँ पर जो बर्तन में वेपर्स हैं वो सोल्यूट के भी है और सॉल्वेंट के भी है। मैं थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं सोल्यूट को थोड़ा देर के लिए बोल दूंगा ए, ओके, और बी सॉल्वेंट को बोल दूंगा बी, दोनों मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सोल्यूशन। सोल्यूट को मैं किसी को ये बोलता हूँ, मैं सॉल्वेंट को ये बोल देता हूँ, अब बी को सोल्यूट बोल देता हूँ, किसी को तुम कुछ बोल दो जो मन कर रहा है, 1 2 भी लिख सकते हो। तो तुम बताओ किसका वेपर ज्यादा बनेगा, तुम बताओ, मैं बोलूंगा सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनेगा कम बनेगा, किस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कितना ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट कम होगा, कम मतलब अमाउंट कम, कंसंट्रेशन कम, मोल फ्रैक्शन कम, तो वेपर कम बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम आएगा, ऑब्वियसली है। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो इसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन बनना कंसंट्रेशन। यही है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस यही है। ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर बोलो या पार्शियल प्रेशर बोलो, और कम मोल फ्रैक्शन लोगे तो कम पार्शियल प्रेशर बनेगा। अब इसी को हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था और ये हटा करके यहाँ पे पी नॉट ए लिखा था, क्या लिखा था, तो पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होता है, ये तो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का जब वो सॉल्यूशन बन गया, ये पी नॉट ए का मतलब हुआ कि वो पार्शियल प्रेशर है जब वो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, तो इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, किसका, सॉल्वेंट का। समझ में आ गया, मैंने सॉल्वेंट को ए बोला है। उसी तरह मैं अगर तुमको बोलूं कि बताओ सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सर सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा लोगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। सोल्यूट का अमाउंट कम लोगे यानी मोल फ्रैक्शन कम लोगे तो उसका वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहां से हटाओगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे भाई, पी नॉट बी, ओके, काई बी हो गया, हो गया, ये वही हो गया, ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट जब सॉल्यूशन नहीं बना था तब, तो ये हो गया रिलेशन। अगर मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बताओ, टोटल प्रेशर में क्या होगा, ये टोटल प्रेशर बनाने में दोनों वेपर है, सोल्यूट का भी वेपर है और सॉल्वेंट का भी वेपर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, एडिशन कर दोगे, तो अगर हमको इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर चाहिए तो क्या करोगे, एक सॉल्वेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूट का प्रेशर दोनों को जोड़ दो। अब पीए का वैल्यू यहाँ निकाल चुके, पी नॉट ए इंटू का ए, क्वेश्चन में तुमको पी नॉट ए का वैल्यू दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पी नॉट ए इंटू का ए, पी नॉट बी बोलो इंटू काय बी, यही हो गया। अब इसमें काय ए काय बी की जगह तुम जानते हो कि दोनों काय ए प्लस काय बी दोनों जोड़ के कितना होता है 1, यहाँ से 1 में से घटा करके तुम्हें आराम से एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.7, अब मैं बोलूँ काय बी कितना होगा, तो 1 में से क्या करोगे, घटा दोगे, कितना चाहिए 0.3। अब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो 0.7 इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा था इसका, ओके। अब एक चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में सभी हर एक कंपोनेंट का, चाहे वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही है डेफिनेशन राउल्स लॉ का। तो राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द vapor pressure of each liquid component in liquid solution is directly proportional to their mole fraction।
और उसी को दूसरे तरीके से तुम बोल सकते हो कि ईच कंपोनेंट का जो मोल पार्शियल प्रेशर निकालोगे या वेपर प्रेशर निकालोगे वो उसके प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बातें हमने पिछले क्लास में डिटेल से किया था, फिर अभी भी बता दिया हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना तो सर आपने क्या किया, पीएफ पीवी जोड़ दिया, कहे कि तुम्हारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब उसका वेपर बनेगा क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड वोलेटाइल नेचर होता है, उसका कुछ वेपर बनता है। सॉलिड जो था सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, वो निग्लिजिबल वेपर प्रेशर बनाता है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है, लेस वोलेटाइल नेचर होता है, भाप नहीं बनाएगा सॉलिड, ये सब भाप बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, सॉलिड है, समझिए। चीनी का कोई भाप नहीं बनेगा, बनता है बहुत निग्लिजिबल बनता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अरे समझे? तो वेपर प्रेशर यहाँ पर कितना ज्यादा बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें इसके लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, ओके। वही लिखा हुआ डेफिनेशन, तो कौन ज्यादा मुश्किल था? द पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, of a liquid solution is directly proportional to the its mole fraction. This is called Raoult's law. ठीक है। इसको दूसरे तरीके से, ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये भी लिख सकते हो कि पार्शियल उसके प्योर स्टेट वाले पार्शियल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। The partial pressure of each component of a liquid solution is equal to the product of its mole fraction and its partial pressure in pure state. ये भी डेफिनेशन है, जो तुमको पसंद हो एग्जाम में दोनों में से लिख सकते हो, राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है, एक्सप्लेन स्टेट राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब एक चीज समझो अच्छा सर, अभी हम और समझाने वाले हैं, इतना हो गया। मान लो यही मैं यही सेम एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन, मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट जो है, ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। कैसा बताओ? नॉन वोलाटाइल जब भी मैं बोलूँ तो समझना कि वो सॉलिड है, माने ये जो मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है, ये सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसके अंदर सॉल्यूट सॉलिड है, जैसे चीनी को पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, तो सॉलिड इन लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन क्या है बताओ? सॉल्वेंट लिक्विड है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ कि इस पूरे बर्तन का इस बार, अब इसमें जो तुमको केवल और केवल जो वेपर दिखाई देगा, किसका दिखाई देगा? बोलो, किसका वेपर दिखाई देगा? सिर्फ सॉल्वेंट का दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा सॉल्वेंट ही तुम्हारा क्या है? वोलाटाइल है, माने लिक्विड यही है, लिक्विड यही है, और ये तुम्हारा सॉलिड है, तो सॉलिड तुम्हारा नॉन वोलेटाइल होगा, उसका कोई भाप नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा, लेकिन सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है तो उसका वेपर तो बनेगा। तो अगर तुमको अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इस सॉल्यूशन का कितना टोटल वेपर प्रेशर है, तो तुम कहो सर कुछ नहीं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालेंगे। सॉल्वेंट कौन है सर? सॉल्वेंट में ऐसे लिख दो, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलता है, सॉल्वेंट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ओके। रुको, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैं बोल रहा हूँ ए, है ना, ए बोल दूं, ए नो भी बोल खाली चलेगा, पी खाली लिख देता हूँ, इसलिए पी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही तो लिक्विड है, इसलिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, हो गया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ से पी हटाओगे तो लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से हटाओ, लिखो पी नॉट काय, हो गया। अब मैं तुम बोलूँ कि ये पी जो निकला है, यही पी सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में केवल सॉल्वेंट का ही कंट्रीब्यूशन होगा, सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, तो यही फॉर्मूला हो गया था, इसको इसलिए पीएस लिख दिया जाता है, कल याद आता बताओ पीएस। तो ये हो गया तुम्हारा राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये इसके लिए समझे। ये तो गारंटी कि पी नॉट की वैल्यू तो जानते हो कि प्योर स्टेट में कम होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में जाकर घट जाता है, ठीक है। चाहे तुम मान लो कि यहाँ पर तुम जो सॉलिड लिए हो सॉल्यूट, तो सॉलिड यहाँ पर सॉलिड इसका वेपर तो नहीं बनेगा, बात तय है, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो इसके जगह को ऊपर छिट लिया ना, तो अब ज्यादा वेपर तो उतना बनेगा नहीं, तो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में ज्यादा ही होता है, तो कोई भी लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जाने पर घट जाता है, ओके, और प्योर स्टेट में ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है केवल और केवल एक ही कंपोनेंट से निकाल लिया जाएगा। बट अभी जो एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल छोड़ो, इससे पहले जो एग्जांपल हम लिए, ये वाला एग्जांपल जो लिए, ये वाला जो एग्जांपल लिए, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ना पड़ेगा, यही है टोटल, ये तुम्हारा राउल्ट्स लॉ खत्म। राउल्ट्स लॉ सिंपल कहता है कि कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके वेपर प्रेशर जो होता है उसका उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन जो दिया गया है, ये कौन मोल फ्रैक्शन है? जो लिक्विड में मौजूद है, वो लिक्विड वाला अमाउंट, इसको बोलते हैं वेपर, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। कौन फेज? अब बताओ, जो तुमने यहाँ पर पानी लिया है, पानी मान लो सॉल्वेंट है, पानी का ये तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये लिक्विड में, यही ना वेपर बन के वहां जाएगा, तो ये वेपर प्रेशर
वो इसके लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, मान लो ये मोल फ्रैक्शन बनेगा तो कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा उसका वेपर में, तो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन आता है उसको हम लोग YA लिखते हैं, YA ठीक है, YA और YB। अब टोटल प्रेशर पता है हमको, बताओ क्या है, टोटल प्रेशर पता है, समझियो, और हमको मोल फ्रैक्शन पता है। तो तुम पता है कि एक हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कभी किसी कंपोनेंट का अगर तुमको पार्शियल प्रेशर चाहिए, ओके, क्या करो, उसके टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो तुमको क्या होगा कि टोटल प्रेशर तो तुम राउल्ट्स लॉ से निकाल लोगे, ई वाला फॉर्मूला से, टोटल प्रेशर पता ही तुमको, ओके। और तुमको ये पार्शियल प्रेशर तो ऑलरेडी तुमको दिया हुआ रहता है, अब वहां से हम गैस फेज में कितना अमाउंट है, वेपर में कितना अमाउंट बना है, वो तुम निकाल सकते हो डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करके, क्लास 11th वाला, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ गया। तो किसी भी गैस का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के, उसी के मोल फ्रैक्शन के लिक्विड फेज वाले पर डिपेंड करेगा कि वेपर फेज वाले पर डिपेंड करेगा। अरे इसका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि वेपर फेज में जो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, लिक्विड फेज में इस पर डिपेंड करेगा। तो लिक्विड फेज में कितना तुम लेके चले हो, लिक्विड में कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ ज्यादा अमाउंट लोगे ज्यादा वेपर बनेगा, कम अमाउंट लोगे तो कम वेपर बनेगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, माने उसी लिक्विड फेज में। लेकिन अगर हमको चाहिए कि नहीं सर वेपर जो बने तो वेपर में कुछ कुछ अमाउंट आ गया, तो उसको हमको चाहिए वो मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो वो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर टोटल प्रेशर तो हम यहाँ से राउल्ट्स लॉ से निकाल लेंगे, और पार्शियल प्रेशर तो ऑलरेडी पता ही है, तो आराम से तुमको ये YA निकाला जा सकता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज निकाल सकते हैं, सॉरी वेपर फेज निकाल सकते हैं, वेपर फेज वाले गैस में, ओके। तो आई थिंक सारा बात समझ में आ गया होगा। तो राउल्ट्स लॉ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके भैया। तो राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन समझ में आ गया। चाहो तो तुम पार्शियल प्रेशर को तुम अपनी तरफ से वेपर प्रेशर भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको पसंद नहीं है तो पार्शियल प्रेशर की जगह वेपर प्रेशर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो कर देता हूँ, तुमको जो पसंद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली टू द इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके। तो वेपर प्रेशर लो, अच्छा लगेगा, लो अच्छा हो गया, ठीक है, हो गया। चलो दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखना है। अब मैंने ये कंपोनेंट बना दिया, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, वेपर प्रेशर तुम्हारा इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, मैंने बता दिया था। तब ए और बी, यहाँ अभी वो केस कर रहे हैं, अभी कौन केस कर रहे हैं, तो हम राउल्ट्स लॉ दो केस में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट इन लिक्विड, ये केस हो गया भाई, अभी कर रहे हैं। एक पढ़ेंगे सॉलिड डालेंगे लिक्विड के अंदर, तो सॉलिड इन लिक्विड में तुम्हारा सॉल्यूट हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, वहां पर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है, वही वोलेटाइल है, तो उसी का वेपर प्रेशर निकालेंगे, वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा, ओके। तो वो बात करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, हमने अगला टॉपिक में। और अभी जो है दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में तुमको राउल्ट्स लॉ पूछेगा तो तुमको डेफिनेशन ये लिखना है, ये डेफिनेशन को एक डेफिनेशन लिख देना है, और तुमको ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये डायग्राम और ये सब लिख देना, ठीक है। मैंने समझा दिया, दोनों लिक्विड है, लिख दिया मैंने। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैंने ए बोल दिया किसको, सॉल्वेंट को, अभी बोल दिया सॉल्यूट को। तुम्हारा मन करे तो एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद ए बोल दिया सॉल्यूट का, बी बोल दिया सॉल्वेंट को, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या 1 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां मेंशन कर दिया है, चिंता नहीं करना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन लिक्विड फेज, ओके। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे, तो ये जानते हो कि जो कभी भी सॉल्यूशन में जाता है तो सॉल्यूशन में हर लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। प्योर स्टील में ज्यादा होता है और उसमें कम होता है ना, वैसे भी जानते हो मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है, तो ये वैल्यू जो 1 से कम है ये गुना होगा, ओके। ऑब्वियसली ई वैल्यू से तो कम ही ना आएगा गुना करने पे, छोटी संख्या को गुना करने पे, क्लियर हो गया। जैसे कोई चीज को 5 है, ये 5 खुद नंबर है, इसको तुम गुना करोगे कोई 1 से छोटा नंबर से, तो ये तो 5 से छोटा ही ना हो जाएगा, लाजमी है। वो बताए भी थे कि जब भी सॉल्यूशन के अंदर जाता है कोई भी लिक्विड, ओके, तो वो अपना वेपर प्रेशर उसका घट जाता है, लोअर हो जाता है, क्लियर हो गया। तो प्योर स्टेट में पी नॉट ए की वैल्यू पी से ज्यादा होती है, पी नॉट बी की वैल्यू पी से ज्यादा होती है, यानी कि वेपर प्रेशर ए का प्योर स्टेट से कम होता है, और इसका, ओके। ये समझाने के लिए ना लिखने की जरूरत नहीं। अब एक चीज समझाता हूँ, टोटल प्रेशर, अब ध्यान सुनो, एक टोटल प्रेशर निकालना है तो पीए में पीबी को जोड़ देंगे, पीए में पीबी को जोड़ देंगे। अब ये चीज मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये जो राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब सर ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आइडियल क्या होता है, जरूर है कि कुछ कुछ हाइपोथेटिकल है इसमें, ओके, बता रहा हूँ क्या, कि अगर मान लो, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन बनने में हमने बोला था 3 तरह का फोर्स इन्वॉल्व होता है। एक होता है कि ए के बीच में सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है ना, और एक होता है सॉल्यूट,
तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, पहले सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का फोर्स टूटता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स टूटता है, और फिर जाकर के सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होता है या एनर्जी रिलीज होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बट ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मान लो हमने इस सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन तोड़ने में 10 जूल एनर्जी खर्चा हो गया, क्या हो गया, 10 जूल एनर्जी खर्चा हो गया, प्लस 10 एंडोथर्मिक के लिए प्लस 10। मान लो यहाँ 20 जूल खर्चा हो गया, 20, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, टोटल खर्चा हुआ 30, और यहाँ पर रिलीज हो गया 30, कितना का रिलीज हो गया, 30 खर्चा 30 रिलीज, ना फायदा ना नुकसान। ओके, तो यहाँ पर जितना हम सोच के चल रहे थे, माने एकदम सॉल्यूट 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 और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स से बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर न तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ न तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, माने जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का बनना ना तो एंडोथर्मिक हुआ ना एक्सोथर्मिक हुआ। तो उस केस में तुम सोच रहे हो कि सर जितना वेपर प्रेशर ए का होगा जितना बी का होगा दोनों को जोड़ देंगे टोटल प्रेशर निकल जाएगा, तो यही आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है, रियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, रियल सॉल्यूशन होगा कि हो सकता है कि एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था सॉल्यूशन का बनना एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है ना। जैसे कि हम बताए थे कि सॉलिड सॉल्यूशन जो बनता है तो जनरली जो है वो एंडो होता है, गैस वाला जो तो तुम्हारा एक्सो होता है, बताए थे, याद है ना। और सॉलिड के केस में जैसे चीनी को पानी में घोल दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी और बढ़ जाती है, बताया थे। बट एक्सो के केस में सॉलिडिटी घट जाती है, उल्टा बोले थे, याद है, जैसे गैस वाला एग्जांपल दिए थे, याद है। तो जैसे मान लो कि यहाँ खर्चा हो गया 10, यहाँ खर्चा हो गया 20, 10 30 हो गया, और यहाँ रिलीज हो गया 35, 5 का फायदा हो गया, माने ओवरऑल -5, यानी कि 5 का फायदा हुआ, यानी कि रिलीज हो गया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इस केस में एक्सोथर्मिक अगर हुआ तो तुम जो सोचोगे क्योंकि एक्सोथर्मिक है यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ, इसका क्या मतलब है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ यानी कि फोर्स ज्यादा लग गया यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट में, सॉल्यूट सॉल्वेंट में भी फोर्स स्ट्रांग है, तब तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गया। तो 35 रिलीज हो गया, 30 खर्चा हुआ, 5 का फायदा हुआ, माने ओवरऑल सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक हो गया, उसमें 6p हो गया। तो एक्सोथर्मिक हो गया, ये तभी हुआ जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रांग फोर्स हुआ, क्या हुआ, ये दोनों से स्ट्रांग हुआ तब तो। अब स्ट्रांग हुआ यानी कि ये स्ट्रांग हुआ तो ये नजदीक आएगा, दूर जाएगा, नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो ज्यादा वेपर, और स्ट्रांग फोर्स है तो वेपर ज्यादा ना बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, अगर स्ट्रांग फोर्स है तो वेपर ज्यादा नहीं बनेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है यानी फोर्स है, और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन जो है, या सॉल्वेंट बोलो, सॉल्वेंट हम किसी को सॉल्यूट बोल देते हैं, वो दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वो अगर सॉल्यूट के इंटरेक्शन के बराबर है तो आइडियल हो जाएगा। उस केस में ना तो एंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा, तो डायरेक्टली पी भी जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हमने 10 यहाँ खर्चा किया, 20 यहाँ खर्चा किया सॉल्यूट को तोड़ने में, और सॉल्वेंट को तोड़ने में टोटल खर्च हो गया 30, और यहाँ पर रिलीज हो गया 35 रिलीज क्यों हुआ, रिलीज हुआ क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन था रिलीज उतना ज्यादा होता है, तो स्ट्रांग हुआ होगा, सॉल्यूट में स्ट्रांग फोर्स लग गया होगा। अब स्ट्रांग फोर्स लगेगा तो वो वेपर ज्यादा ना बनाएगा, ज्यादा उड़ेगा नहीं, कौन ज्यादा उड़ता है, जिसके बीच में फोर्स वीक होता है वो ज्यादा वेपर कब बढ़ेगा, जल्दी टूटेगा। तो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, अब स्ट्रांग हो गया तो ये स्ट्रांग फोर्स होने से क्या होगा, वेपर ज्यादा नहीं बनेगा। अब जितना तुम सोच रहे थे उतना वेपर तो नहीं बनेगा, तो अब तुम सोच रहे थे कि वेपर जो है पीए में पीवी जोड़ के तुम जोड़ दोगे, आप सोचोगे कि एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा, टोटल प्रेशर नहीं आएगा, वो आएगा कम। मैंने तुमने सोचा कि चलो पीए 10 है, बी 30 है, तुमने सोचा कि जोड़ करके 30 हो जाएगा 30 से, लेकिन यहाँ पर आया 27 है या 29.5 आया, 0.5 कम घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि यहाँ पर फोर्स स्ट्रांग हो गया। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट पे इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो उसमें वेपर प्रेशर टोटल घट जाता है, फिर वहां पर राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता है, समझिए। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ 10 खर्चा किया या 20 खर्चा किया और यहाँ पर रिलीज हुआ 25 से 5 का नुकसान हो गया, तो ये ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है इसका मतलब। अब ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि वीक है तो ज्यादा वेपर प्रेशर बना जाएगा, तो तुम सोचिए चलिए 30 बनना चाहिए, वेपर प्रेशर बन जाएगा 30.5 बढ़ जाएगा। ओके, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो हो गया नॉन आइडियल, वहां पर राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो जो तुम पीए में पीवी जोड़ करके तुम सोच रहे हो कि पीए में टोटल हमको प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो पीए में पीवी को जोड़ दो, ये तभी कर पाओगे जब तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसमें बोलते हैं जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा आता है या कम आता है, सोच करके। ओके, सोच के देखो इसको, समझ में आ गया। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जहां पे सॉल्यूशन का बनना तो एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो, समझ आ गया भैया, क्लियर हो गया। तो ये पीए प्लस पीवी, यहाँ ध्यान दो, अभी बहुत मारेंगे हम तुमको, ठीक है। अब यही कैलकुलेशन तो बता ही दिए थे, सब कैलकुलेशन ओके, सब लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, ये एग्जाम में यहाँ तक करना पड़ेगा तुमको, लॉर्ड्स लॉ पूछेगा तो, ठीक है, यही मतलब लीजिए, ठीक है। चलो, और मैंने यहाँ पे तुमको ये ज्ञान के बाद कि राउल्स लॉ जो है केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगता है, बताया भी था कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ओके, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन, वो सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर होता है, क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, अब ये बता दिया, वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन अभी पढ़ा दिया, वो आगे आप क्लियर हो जाएगा।
राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ओनली, जहां पे रिएक्शन नहीं करेगा वहां पे लागू होगा। और मैंने बोला वाई ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का इन वेपर फेज, और फिर इसका बाई भी हो गया सॉल्यूट का वेपर फेज में। ओके, अब ये निकालना चाहते तो डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा, टोटल प्रेशर तो राउल्स लॉ से निकालेंगे, तो टोटल प्रेशर निकालेंगे तो पी हो गया टोटल प्रेशर इनटू वाई है, और ये डाल्टन्स लॉ है, इसको बोलते क्या चीज बताओ, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो पी है, पी अब यहाँ से हम वाई निकाल सकते हैं, अब पी का वैल्यू पी नॉट इंटू का, ये जानते हो, एक क्वेश्चन के लिए पी भी हो गया, इस जोड़ दिया डायरेक्टली। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग राउल्स लॉ लगा करके टोटल प्रेशर निकालेंगे, आराम से हम वेपर फेज में निकालेंगे, और जब वाई निकल जाएगा तो वाई भी निकालने के लिए 1 में से वाई भी घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये हो गया वेपर फेज में, ठीक है, वही लिखा हुआ है। एक रिश्ता होता है, एक रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता याद रखो, प्रूफ कर दिया, जरूरत नहीं है ऐसे कि ये जो है वाई है पी नॉट ए बाई पी है, बाई बी पी नॉट बी बी, मान लो बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी नॉट ए का वैल्यू दिया, पी भी निकालना है, पी टोटल प्रेशर हो गया, पी नॉट ए प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी हो गया प्योर स्टेट में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, पी हो गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर पता है, पी नॉट भी पता है, पी नॉट निकाल सकते हो, पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, पी निकाल सकते हो यहाँ से, ये रिश्ता से अच्छा से चीजें कैलकुलेट कर सकते हो सकता है तुमको कि तुमको वाई ए वाई भी पता नहीं है, और पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, पी पता है, तुम आराम से यहाँ पर वाई ए का वैल्यू रखोगे, वाई ए का वैल्यू नहीं पता है, वाई बी का वैल्यू नहीं पता है, तुमको पता है कि यहाँ पर वाई ए की जगह 1 माइनस वाई बी रख सकते हो, या 1 माइनस बी की जगह वाई बी की जगह 1 माइनस वाई ए रख सकते हो, और यहाँ से कोई एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वेपर फेज में। लेकिन तो ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, याद रखना भाई। आइडियल सॉल्यूशन अभी समझा दिया, देखो अब यहाँ से स्टार्ट करें, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ध्यान दो भाई, बोल दिया मैंने कि जो राउल्स लॉ को ओबे करे, राउल्स लॉ क्या था, टोटल प्रेशर निकालना सॉल्यूशन का, तो पीए में पी भी का करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा भाई, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो भाई द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन, हिंदी में बोलते हैं इसको आदर्श विलयन। कौन विलयन बोलो, आदर्श विलयन, कौन विलयन बोलो, आदर्श विलयन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो जो राउल्ट के नियम को बोलो पालन करता है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो उसको बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनआदर्श विलयन। ओके, तो वही है, समझो याद को, जैसे ये लड़की जो है आदर्श नहीं है, क्यों देख रहे हो, ओबे नहीं करती यहाँ के नियम को, देख उल्टा लड़का कैसे मारेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए ये आदर्श नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के नियम को फॉलो नहीं करती। हाँ, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, समझो तो, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सेम एज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, बोला ना, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में जो फोर्स लगेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो फोर्स लगेगा वो सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स के बराबर होगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन का बनना ना तो एंडोथर्मिक होगा ना ही एक्सोथर्मिक होगा। अब मैं तुमको अच्छा से समझाता हूँ, वो चीज़ है इंटरेस्टिंग बात से समझो। ओके, अब देखो कैसे समझो, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि डेल्टा एच मिक्स, माने कि एंडोथर्मिक एंथैल्पी चेंज होता है वो सॉल्यूशन का, मिक्स लिखो या मिक्सचर हो गया, मिक्स वाला मिक्सचर, ओके, या सॉल्यूशन बोलो कि डेल्टा एच सॉल्यूशन या डेल्टा एच मिक्सचर इज जीरो, मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, माने ना तो एंथैल्पी चेंज जीरो आया, मतलब क्या हुआ कि ना तो एंडोथर्मिक है ना तो भाई, मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट को तोड़ने में मान लो कि हम एग्जांपल के तौर पे 10 जूल एनर्जी खर्चा कर दिया, सॉल्वेंट को तोड़ने में हमने क्या कर दिया, 20 जूल एनर्जी खर्चा कर दिया, वो स्टार्टिंग से जो आ रहा है वो जो समझा रहे हैं सॉल्यूशन का बनना, ठीक है। और जब सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा, रिलीज होगा, तो रिलीज होगा मतलब 30 हो गया, तो -30 प्लस 30 -30 जीरो, ना तो एनर्जी रिलीज हुआ ना एनर्जी ओवरऑल ऑब्जर्व हुआ, ओवरऑल नेट एनर्जी चेंज जीरो ना हुआ। ओके, और ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम, आप सुनो, पहले मान लो कि तुमने सॉल्यूट का वॉल्यूम लिया, मान लो सॉल्यूट था 30 ml, कितना ml था, और सॉल्वेंट था 50 ml, तो जोड़ के कितना आएगा 50-80 ml। ओके, और टोटल भी 80 आया, टोटल भी कितना आया, मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 80 आया, आज दोनों को जोड़ने पर भी 80 आया, तो बराबर आ गया ना, तो वॉल्यूम में कोई चेंज ना हुआ, तो बोले वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, अरे हम 50 सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, 30 सॉल्यूट का वॉल्यूम था, दोनों को जोड़े तो 80 आया, और सॉल्यूशन का देखे तो उसका भी 80 है, यानी कि टोटल जोड़ के 80 है, तो माने वॉल्यूम में कोई चेंज ना, वॉल्यूम बढ़ा ना घटा, जितना सोचे चले उतना ही आया, तो वॉल्यूम में चेंज भी जीरो हुआ, वॉल्यूम में चेंज भी जीरो हुआ। कुछ समझे मैंने क्या बोला, वॉल्यूम में चेंज भी क्या आया, जीरो आया। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, मतलब अगर डेल्टा भी निकालोगे, डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम में चेंज, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना रे भाई, लिखा हुआ है डेल्टा भी कैसे निकालोगे, वी फाइनल बोलो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कितना बताओ, फाइनल कितना बताओ 80,
अरे बोलो ना, इनिशियल दोनों को जोड़ के 30 में 50 जोड़ दो तो 80 में 80 क्या कितना हो जाएगा, 0 ना। तो यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0, सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्स 0 होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर कुछ पॉइंट बताना हो तुमको, और यहाँ पर जो ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना, बोलो क्या हुआ, और ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी जो होगा, टोटल प्रेशर जो होगा, बोलो टोटल प्रेशर जो होगा वो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। यही अगर तुमको बोले कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट सब लिखो, कुछ पॉइंट सब, ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। अगर तुमको बोले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट लिखो, लो मैं अभी अच्छा से तुमको नोट करवा देता हूं, याद भी हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, ध्यान होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज, बोलो आदर्श विलयन। तो पॉइंट कैसे लिखोगे था, इसके बारे में कैसे लिखोगे था, पॉइंट का लिखो। पहला पॉइंट बताओ, ओबे राउल्स लॉ, क्या बोलोगे, इट ओबेज राउल्स लॉ, इट ओबेज राउल्स लॉ, ये ना होता है, ये राउल्स लॉ को ओबे करता है, पालन करता है, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब राउल्स लॉ को फॉलो करता है, एक चीज समझो, यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसका मतलब टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं, सुना अच्छा से, इसको बोलते हैं, जो पी जो निकला, ये जो तुम फॉर्मूला से निकालोगे उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरेटिकल टोटल प्रेशर। थ्योरेटिकल है वो, क्या है बताओ, ये थ्योरेटिकल बोलो या कैलकुलेटेड बोलो। और जो तुमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड। अब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, मान लो कि मैंने बोला एक्सपेरिमेंट से निकाला तो 80 निकला, और जोड़ के निकला जो हमने कैलकुलेट किया वो भी 80 निकला, तो कोई चेंज ना हुआ, वही बताऊंगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, एक चीज समझो अच्छा से, इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आ जाएगा। जो टोटल प्रेशर निकलेगा तुम्हारा, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर ओके, ये ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट से निकाला, जो तुमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, जो कैलकुलेट करके निकाला, वो दोनों क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, सेम आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ऑब्जर्व मतलब जो, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये बोलोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी ऑब्जर्व, जो देखा तुमने एक्सपेरिमेंट करके, तो ऑब्जर्व। ये कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड यानी थ्योरेटिकल वैल्यू, कौन वैल्यू, कैलकुलेटेड बोलो या थ्योरेटिकल वैल्यू बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व बोलो या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलो, तो ऑब्जर्व वैल्यू निकाला प्रेशर, मैंने है ना, मैंने ऑब्जर्व क्या किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, मान लो कि वो 30 आया, कितना आया, 30 आया, और कैलकुलेट करके 20,000 30 तब भी आ रहा है, तो फॉर्मूला वैलिड है यहाँ पे, तब ना राउल्स लॉ फॉलो है। तो ये बात याद ना कि यहाँ पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर क्या होता है, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। याद ना, ये कौन वैल्यू है बताओ, पी एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल बोलो या एक्सपेरिमेंटल बोलो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ओके। ऐसे तुम क्या बोल सकते हो, एक और चीज बताओ, थ्योरेटिकल वैल्यू, टीएच, थ्योरेटिकल वैल्यू, याद आएगा, वही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट करके कैसे निकालो फॉर्मूला का, पी के बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी, ये ना हुआ। तो हम लोग कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताओ यहाँ पे, सर डेल्टा एच मिक्स, बोलो मिक्स 0 होगा, कोई न तो सॉल्यूशन का बनना ना तो एंडोथर्मिक होगा ना तो एक्सोथर्मिक होगा, मैंने सॉल्यूशन जब बनेगा ना तो सॉल्यूशन का बनना ना तो एंडोथर्मिक है ना तो एक्सोथर्मिक है। तो ये पॉइंट याद आना है तुमको आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड। दूसरा डेल्टा भी मिक्स, बोलो डेल्टा भी मिक्स भी क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, खत्म, इतना है। अब भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करोगे, किसी बात करोगे जल्दी बताओ, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे क्या बोलोगे, जो राउल्स लॉ को ओबे न करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलोगे, जो ओबे राउल्स लॉ को ओबे न करे। पहला पॉइंट होता है इसमें, ओके, इट डजंट ओबे, इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, माने ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्स लॉ, समझ में आया, ये राउल्स नियम का पालन बोलो नहीं करता, राउल्स नियम का पालन
नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसका देखो दूसरा दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट अब बताओ। अब जैसे नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो तुम वैल्यू निकालोगे, ऑब्जॉर्ब प्रेशर जो निकालोगे, जो तुम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालो, कौन वैल्यू निकालोगे, ऑब्जॉर्ब, वो वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। प्रेशर प्रेशर ओके, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। ज्यादा कब आएगा बताओ, ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा कब आएगा, जब वीक फोर्स होगा तो ज्यादा होगा कम होगा, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में फोर्स अगर वीक हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कम बनेगा। सोचो, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में फोर्स वीक हुआ तो वेपर ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ज्यादा बनेगा क्योंकि तो फटफट उड़ेगा, है ना, वीक फोर्स होगा तो ठीक है। तो वीक फोर्स होने में वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अच्छा वेपर प्रेशर जैसे ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा ओके, तो क्या होगा बताओ, ज्यादा वेपर बन रहा है इसका मतलब है कि उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो तुम सोच के चलते कि वो 30 50 80 होगा तो 80 ना होकर 80.5 हो जाएगा, वेपर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कहीं बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस वेपर ज्यादा बन जाएगा इसलिए। समझ बात को। और अगर मान लो कि वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड जो ऑब्जर्व वैल्यू घट गया, क्या हो गया, कम गया। कम कब हो जाएगा, जब जब फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर घट जाएगा। घट जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, तो याद ना कि वेपर प्रेशर बढ़ता कब है, जब वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स होता है फैलेगा 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 फैलेगा, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। वही लिखा हुआ है इस केस में जो है तुम्हारा। अब तुम बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर यहाँ पर सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्स जो होगा क्या होगा बताओ, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स माने कि सॉल्यूशन का बनना एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ क्या बताओ, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ तो वॉल्यूम घट जाएगा और उसमें सॉल्यूशन का बनना हो जाएगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब वॉल्यूम घट जाएगा। और अगर वीक फोर्स हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके समझिए बात को, उस केस में जो है एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा भी मिक्स बोलो, डेल्टा भी मिक्स बोलो रे, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो बढ़ भी सकता है। और अब इसमें भी दो केस, कितना केस करेंगे इसमें, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो केस हो जाएगा। कितना केस हो जाएगा, एक जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं उसको, एक जिसमें घट जाएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप का, कितना टाइप का, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन, बता रहा हूं मैं, बहुत आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल मैंने एक जगह लिख दिया है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टिम आएगा इसका। तो ग्राफ को बाद में देख लेंगे, रुको पहले। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ तुमको समझ आ गया ना, अरे आ गया, ग्राफ को वहां ले जाते हैं, अब ग्राफ भी देख लो, ग्राफ देख लो, ये चीज है ना, ये हाँ भाई को एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ पे सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होता है, बट यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो वाला मैं नॉन आइडियल। अब चलो ग्राफ देख लो इसका, ग्राफ। अभी ग्राफ तुमको थोड़ा सा मजेदार ग्राफ है, तो मैं चाहता हूँ कि ग्राफ तुमको बना के दिखाया जाए, दिखाया जाए। चलो देखते हैं, ग्राफ जब तक बना कर दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, बताओ एक क्वेश्चन क्या पढ़े थे, बताओ तुम्हारे पास, बताओ सब अच्छा ध्यान सुना। रॉल्स लॉ का एक क्वेश्चन क्या पढ़े थे, मैं चाहूंगा तो उसी में समझाता था, लेकिन गैदरिंग होता है इसलिए मैं यहाँ पर अलग से कर रहा हूँ। तो ध्यान दो, यहाँ पे रॉल्स लॉ का इक्वेशन लो, क्या पढ़े, क्या पढ़ के आए हो सर, P बराबर टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB, ये ना पढ़े हो। अब PO का लिख सकते हो, बताओ कब लिख सकते हो, P नॉट A का ये है, PB को क्या लिख सकते हो बताओ, P नॉट B का B। और इसी को तुम ऐसे लिख सकते, बोले थे कि अगर तुमको क्या करना है, P नॉट A में से घटाओगे P नॉट B, क्या घटाओगे जल्दी बताओ, तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ A ना, यहाँ लिखो काय A, क्या लिखो जल्दी बोलो, काय A, और ई वाला यहाँ चला जाएगा P नॉट B लास्ट में, समझे, यानी कि यहाँ A तो यहाँ काय B, काय A। ठीक है, काय A के टर्म में लिखा गया, यहाँ पर काय A काय B दोनों है, बट यहाँ पर काय A के टर्म में है। ओके, यहाँ B है तो यहाँ B लिखोगे। ठीक है, और एक और बताओ, अगर तुम PB में से घटा दो, किसमें घटा दो जल्दी बताओ, P नॉट में से P नॉट B में से P नॉट A घटा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या बताओ, काय B, और ये जाएगा तुम्हारा क्या जी बताओ, P नॉट ई वाला A। और ये एक्सप्रेशन सब पढ़े हैं, देखो यही फॉर्मूला सब पढ़े हैं ऊपर में, देखो या जैसे तो पढ़ के आए ना, ये फॉर्मूला तो है। ठीक है,
तो याद करने का तरीका ही सब हो गया ये। अब कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ मेन है, मेन ग्राफ है इसका। ध्यान से ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो। यहाँ तुम्हारे पास 3 ठो क्वेश्चन है। एक तो ये टोटल प्रेशर का क्वेश्चन है, किसका बता जल्दी बताओ, किसका है? टोटल का। ये टोटल का हो गया, किसका जल्दी बोलो? टोटल, ये टोटल का एक क्वेश्चन हो गया, टोटल प्रेशर का। किसका? ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है। किसका? एक एक क्वेश्चन होता है, हम लोग जानते हैं P इक्वल टू P नॉट ए काई ए। एक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, क्या बताओ? P नॉट बी, P इक्वल टू, बोलो एक क्या जानते हैं? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। अरे बोलो ना, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर हो गया? अरे समझिए। अब चलो ग्राफ कैसे बनाते, ध्यान दो। 3 ठो है, माने एक इसका लाइन बनेगा, लाइन बनेगा क्योंकि लाइन है ना। अरे पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन पर रहेगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में, बोलो, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऐसा चिंता नहीं करना। ये तो जानते हो प्योर वाला दिया रहेगा। ओके, प्योर वाला दिया रहेगा। थोड़ा शांति से समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन इसका बनेगा, एक लाइन इसका बनेगा। ये भी ऑरिजिन से पास करेगा, ये भी ऑरिजिन से पास करेगा। ओके, लेकिन ये वाला ऑरिजिन से पास, एक टोटल वाला हो गया। ठीक है, कैसे बनता है देखो, कितना गजब है। मैं बना के दिखाता हूँ। एक लाइन इधर बनाएंगे, देख रही हो? देख रही हो? बोल नहीं रही हो? माँ का एकदम कनपट्टा लाल कर देंगे हम तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद फिर बोली तुम, फिर बोली। हम मुँह कान फुला देंगे हम, तुम जानती हो मुझे। ओके, चैन से नहीं देख रही हो, मार खाओगे तुम। ठीक है, ठीक है। दो ग्राफ कितना बड़ा बना के दिखाते हैं, तमीज से देखो, तमीज से देखो, इधर तमीज से, तमीज से। 2 ठो ऑरिजिन बनाया है। कितना ऑरिजिन बनाया है बताओ? तुम बताओ। मोल फ्रैक्शन दोनों को जोड़ के एक होना चाहिए ना। अगर मान लो मैं तुमको बोलूं, सुन, इधर देखो, ये काई ए है, काई ए, थोड़ा पतला लिख देता हूँ। काई ए मतलब सॉल्वेंट, मैंने ए को मैंने सॉल्वेंट बोला ना समझाने के लिए। तो काई ए का वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 है, कितना बताओ? 1 है। तो काई बी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। काई ए का वैल्यू 1 है, तो काई बी का वैल्यू कितना होगा? हाँ बोलो, ये सुसियाती क्या रहती है, बोलो ना, बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो ना। दोनों को जोड़ के एक होता है ना। जब एक अकेले हो गया तो दूसरा कितना होगा? 2। अरे दोनों को जोड़ के हम बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं। उठो तुम, उठो जल्दी, उठो उठो। 0.5 दोनों जोड़ के ही एक हो रहा है, दोनों को जोड़ के ही एक हो रहा है। एक अकेले दिया हुआ वहां पे। क्या देखो, जब तक मार नहीं खाओगे तुम लोग ना, तब तक देखो जैसे प्रेग्नेंट औरत है, उठ नहीं पा रही है ना, देखो। अरे दोनों को जब जोड़ के ही एक होता है तो यही अकेला तो 0 ना होगा। 1 + 0, ठीक है, 1 + 0 1। अब वैसे भी तुम बताओ कि जब 1 है इसका मतलब 100% खाली सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूटरी है, प्योर स्टेट हो गया नहीं वाला। ये कैसे बताओ? कि मोल फ्रैक्शन की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये काई बी की वैल्यू 0, काई ए की वैल्यू 1। ओके, यहाँ बताओ, जो मैं सेम वैल्यू डेटा ले, तुम्हारा मन करे सर काई ए का वैल्यू का यहाँ वाली है, सर हम काई ए का वैल्यू यहाँ 0 लेंगे तो काई बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। वो तुम पर डिपेंड करता है। क्या बोले, समझ आया? ये भी कर सकते हो, वहां मैंने जैसे लिया वैसे ले सकते हो। यहाँ पर मैं अगर बोल दूं कि काई ए का वैल्यू 0 है, क्या मतलब कितना है? तो काई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 1 हो जाएगा। तो 0 से अब ये काई ए की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पर काई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1 लेंगे। अधिकतम काई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी मोल फ्रैक्शन? 1 तक ना। तो जब काई ए यहाँ पर 1 है तो काई बी कितना होगा? 0। खत्म हो गया, दोनों जोड़ के 1 होना चाहिए, खत्म हो गया। क्लियर हो गया? इतना क्लियर, इतना क्लियर। दोनों काई ए जहां पर 0 वहां पर काई बी 1, और जहां पर काई ए 1 वहां पर काई बी 0। तो यहाँ पर 0 से काई की वैल्यू देखोगे, ये काई ए की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए 0 से लेकर 1 तक लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 हो जाएगा। हो गया इतना? चलो अब ध्यान सुनो,
अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तमीज से देखो, तमीज से, बदतमीजी तुमको पता है कि बदतमीजी हमको पसंद नहीं है, ठीक है। ये कौन एक्स एक्स में कौन वैल्यू लिया, कौन वैल्यू लिया, ये वैल्यू लिया है मोल फ्रैक्शन को। किसको लिया बताओ, मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक बताओ, जीरो से लेकर के 1 तक, ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, हो गया। अब तुम ये देखो, पहला वाला ग्राफ देखो, पहला वाला ग्राफ, ये ग्राफ है तो गारंटी है पीए जो है वो जीरो ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि पीए की वैल्यू काई पे डिपेंड करेगा। अब तुम बताओ, अगर पीए की वैल्यू, अगर तुम काई की वैल्यू 1 ले लो, काई की वैल्यू 1 का पहले बताओ, पहले काई की वैल्यू 0 लो, यहां से स्टार्ट करते हैं। काई की वैल्यू 0 ले लो, कितना ले लो, तो 0 से गुना करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो पी की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कहां पे हुआ, पहला पॉइंट कहां हुआ, देखो मैं कहां पर, पहला पॉइंट यहां हुआ, हाँ अरे बोलो ना, पहला पॉइंट हुआ। अगर काई की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा पीए नॉट को 0 से गुना करो तो पीए की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जब 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये इसका ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। और दूसरा, जब काई की वैल्यू 1 है, काई की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, तो पीए की वैल्यू पी नॉट ए हो जाएगा, क्योंकि जब 1 है इसका मतलब 100% खाली सॉल्वेंट है, तो प्योर स्टेबल हो जाएगा, तो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा पी नॉट ए कहाँ पे, काई की वैल्यू है ना 1 है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पी नॉट ए, पी नॉट ए, ये लाइन देखो, पी नॉट ए, ये एक देखो ए 1 है, 1 का मतलब 100% खाली ये सॉल्वेंट है, तो इसलिए प्योर स्टेट वाला, ओके। बीच में सॉल्यूशन बनेगा बीच में, ओके चलो समझ आ गया। अब वही कहानी यहाँ पे देखो, काईबी की वैल्यू 1 है ना, पहले काईबी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, देख रहा हो, हाँ काईबी की वैल्यू 0 तो बी का वेपर प्रेशर भी 0। अब बताओ, काईबी की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, नीचे लेते हो, ऊपर नीचे बराबर भी हो सकता है, हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा पी बी नॉट, ओके। अब इसको ज्वाइन कर दो, देखो लाइन कैसे बनाएंगे, मैं व्हाइट वाला ले रहा हूँ। ये हो गया पहला वाला ग्राफ सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए बताओ, सॉल्वेंट के लिए। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूट के लिए, बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा लगने के लिए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम ये मान लिए कि सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है और सोल्यूट तुम्हारा लेस वोलेटाइल है, समझने के लिए, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट का ग्राफ, ये हो गया सॉल्वेंट का ग्राफ, क्लियर हो गया। अब सेम इस वैल्यू को इस वैल्यू को ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब तुम सोचो कि यहाँ पर बताओ, इस पॉइंट पर तुम खुद से बताओ, इस पॉइंट पर काईबी की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर काईबी की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर काईबी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो ना, कोई भी ग्राफ ले लो, या यही लो, इस पॉइंट पर काई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 तो पूरा खत्म, पी का वैल्यू पी नॉट भी हो जाएगा, तो ये पहला पॉइंट ये हुआ। फिर इसी में तुम लो काई का वैल्यू 1 ले लो, तो 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट कर जाएगा, पी बचेगा, वो हो जाएगा, सेम है। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे। ये मैं इसको कौन कलर से ले लूं, ग्रीन कलर से। ये तुम्हारा हो गया, बोलो कौन लाइन हुआ, ये कौन लाइन हुआ है, टोटल प्रेशर का, कौन का बोलो, टोटल प्रेशर का, ये टोटल प्रेशर का ग्राफ बना। ये जो है ये बना किसका, ये वाला बताओ, ये वाला पहले, ये वाला, ये सॉल्वेंट का किसका, चलिए बताओ। मैं इसका कलर चेंज नहीं किया, इसका सर कलर चेंज कर दूंगा, इसका कलर मैंने ले रहा, हाँ ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ, ये सॉल्वेंट का हो गया, पी ए बराबर, बोलो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए, और ये वाला बताओ, ये वाला पी बी बराबर, ये वाला पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी, और ये टोटल प्रेशर बताओ क्या होगा, ग्रीन वाला, P बराबर पी ए प्लस पी बी, खत्म, ये सॉल्यूशन ग्राफ हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हुआ। ये किसका ग्राफ हुआ बताओ, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हुआ, क्लियर होगा, किसका ग्राफ हुआ ये। अब ये टोटल प्रेशर ये वाला आया, ओके। अब जो तुम नॉन आइडियल बनाओगे तो जो तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो क्या बोलते हैं नॉन आइडियल में, या तो टोटल प्रेशर बढ़ के आएगा, या तो घट के आएगा, या तो बढ़ के आएगा, ऐसे बढ़ के आएगा, या तो घट के आएगा, ऐसे ही होगा, दो बात हो सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे, भैया। अगर तुमको ये बनाने आ गया तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझ आ गया, तो देख पता चल जाएगा कि आइडियल सॉल्यूशन का है। एक इसमें से एक लाइन सॉल्यूट का, एक लाइन सॉल्वेंट का, ये वाला टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये ग्राफ आप समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ का बनाया हम, समझ में आया कि ना, ये जो ग्राफ जो बना हुआ है इसी को हमने इसे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको उतारने के लिए तो कोई एक उतारना है, बस एक उतार लो, ये वाला, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब चलते हैं, सुनो बात नहीं करो। ये आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, मैंने बोला ना कि सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स है वो सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स के बराबर होगा। तो एक जैसा जब भी कंपाउंड रहेगा ना, एक जैसा, जैसे बेंजीन टोलिन एक जैसा होता है, एक जैसा, सुनने में भी एक जैसा लगेगा। बेंजीन टोलिन जो है इन लो ना, समझ ना, ये आइडियल का पहचान है, आइडियल ऐसे आता है ना, ठीक है।
नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ओके, ये कंपाउंड सब होता है, ये सब तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ओके, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सभी तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल है ना, क्योंकि एग्जाम में दे देगा, बोले कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है इसमें एग्जांपल, तो ये एग्जांपल याद रखना चाहिए। एक जैसा लगेगा ना तुमको, कहना कि आइडियल सॉल्यूशन है, अभी याद करवाएगा, तुम चिंता नहीं करो। अभी नॉन आइडियल पे चलते हैं, नॉन आइडियल पे चलो आ जाओ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलोगे? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे न करे, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे न करे, ठीक है, एक मिनट। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे न करे, बस सीधी सी बात है भाई। सो does not obey Raoult's law is called non-ideal solution. This solution show deviation from Raoult's law. पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, या तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ा यानी वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। ये तभी बढ़ेगा जब फोर्स वीक होगा। अब फोर्स वीक होगा तो समझ जाओ, ओके। और अब नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो फोर्स जब स्ट्रॉन्ग होगा तब, स्ट्रॉन्ग फोर्स में नेगेटिव डेविएशन आता है, वीक फोर्स में पॉजिटिव डेविएशन आता है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए इसका पॉजिटिव डेविएशन नाम है। वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, ओके, और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे वेपर प्रेशर घट जाता है, वॉल्यूम भी घट जाता है। यहाँ पे बताओ वीक फोर्स तब ना बढ़ गया, वीक है क्या, बताओ क्या है, वीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तब तो नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। समझ आ गया? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, okay, चलो, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे न करे। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, ओके, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, यानी वीक फोर्स होगा। सोल्यूट सॉल्वेंट में वीक फोर्स होगा, लिखा हुआ। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वहाँ पे इक्वल था, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन इक्वल था आइडियल में। ऑब्जॉर्ब वेपर प्रेशर माने जो एक्सपेरिमेंटल मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि वीक है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर इज हायर देन द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। तो ये ऑब्जर्व वाला जो होगा वो इसे कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा, ओके, समझ बात को भैया। जैसे 5 एटीएम मान लो कि ए का वेपर प्रेशर 5 एटीएम है, बी का वेपर प्रेशर 3 एटीएम है, तो दोनों जोड़ोगे, कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला से जोड़ के राउट्स लगा दिए, तो तुम सोचो कि चले क्या 8 आना चाहिए, लेकिन आया कि ना, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल देखा गया। एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 8.2 एटीएम, ओके। तो इसका मतलब कि ये ज्यादा आया वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वाला, ये ज्यादा इसलिए आया क्योंकि तुम्हारा फोर्स वीक हो गया तो बढ़ गया, ठीक है, समझिए बात को। वीक फोर्स यहाँ पे याद ना, वीक फोर्स जहां पे पॉजिटिव डेविएशन होगा वहां वीक फोर्स, ओके। अब वीक फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? वीक फोर्स यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट पे ज्यादा फोर्स नहीं है, ज्यादा फोर्स नहीं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उल्टा एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा, एंडोथर्मिक डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो 20 खर्चा हुआ सोल्यूट को तोड़ने में, सोल्वेंट को तोड़ने में, सोल्यूट को तोड़ने में 10 खर्चा हुआ, ओके, और सोल्यूट में खर्चा रिलीज हो गया 25, तो 10 अभी भी 20 10 30 में 25 गया, 5 का हमको नुकसान हो गया, 5 अभी हमको लग गया, खर्चा एक्स्ट्रा लग गया, तो ये एंडोथर्मिक, ओके। समझाने के लिए ये बना लिया, ये तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, ओके, और डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव। जैसे मान लो हम सोचे 50 से सॉल्वेंट का ये वॉल्यूम था, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 50 ml था और सोल्यूट का वॉल्यूम 30 ml था, हम सोचे चलिए 80 होना चाहिए, 80 या 82 आ गया, ओके, वो 2 ज्यादा आ गया, तो 2 का चेंज हुआ कि ना हुआ, हाँ, ये 2 का चेंज हो गया, इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलता है। ग्राफ 2 कैसे बनेगा, ये जो बनाया था लाइन आइडियल वाला, तो ये लाइन बना था ना, ये सॉल्वेंट के ऊपर कर दो ऐसे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ के आएगा, ये सोल्यूट का ये इसके थोड़ा ऊपर आएगा, और ये टोटल का था, टोटल का ऊपर आएगा, तो डॉट डॉट दे देना, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट वाला आइडियल वाला है, और ये जो ऊपर बनाया है वो तुम्हारा नॉन आइडियल का, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन का, किसका ऊपर पॉजिटिव। समझ में आएगा? सेम ग्राफ है, कोई अंतर नहीं है, समझ में आ गया, पूछा हुआ एग्जाम में। नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे सोल्यूट नेगेटिव है, मतलब कि फोर्स अट्रैक्शन वीक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम घट जाएगा और तुम्हारा वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो लिखा हो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लोअर देन द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ओके। और यहाँ पर वही बात बता दिया, जैसे मान लो 5 या 3 जोड़े तो 8 आया, लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया 7.8 हुआ, 0.2 का तुमको कमी आ गया, ओके। मैं समझाने एग्जाम में नहीं लिखना, ये वाला एग्जांपल समझाने के लिए तुम्हें। डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एग्जांपल के लिए 20 खर्चा किया, 10 खर्चा किया, 30 खर्चा हुआ, 35 रिलीज हो गया, 5 का फायदा हुआ, 5 रिलीज हो गया, -5, तो भैया चलो क्या, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव 50 30 जोड़ोगे तो 80 यहाँ आया 78, 2 ml का नुकसान है, ओके। तो भाई नेगेटिव डेविएशन नीचे कर देंगे, ये हो गया सॉल्वेंट का, ये हो गया सोल्यूट का, तो सबका नीचे जी बना देंगे ग्राफ, ऐसे बना देंगे नीचे से, बस डॉट डॉट बनाना पड़ेगा लेकिन आइडियल का, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग फोर्स
पॉजिटिव डेविएशन में जल्दी बोलो बोलो वीक फोर्स, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? दोनों में एग्जाम में एक तो आइडियल सोल्यूशन पूछा हुआ, आइडियल नॉन आइडियल में अंतर पूछा, बता दोगे पॉइंट बाय पॉइंट कर अभी समझाया, ठीक है? देखो यहाँ बताए, यहाँ जो बताए, अब समझ में आया दोनों का ग्राफ आप सब? ओके, ये समझ में आया पूरा पॉइंट, ठीक है? उसका ग्राफ इसका ऊपर ऊपर बनेगा, इसका ग्राफ नीचे नहीं बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ पर बताओ क्या ये उल्टा बोलते हैं, नॉन आइडियल में दो दो केस बनेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। पॉजिटिव में बताओ, पॉजिटिव में बताओ, पॉजिटिव में डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, और नेगेटिव में बताओ डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव और डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव। समझ बात को, जीरो से छोटा, और इसका ग्राफ ऊपर पर बनेगा, ऐसा ग्राफ पॉजिटिव वाले का इसका नीचे नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? अरे समझे, ये चीज समझ में आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल देख लो, एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है लॉन्ग टर्म में। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ओके तो एक चीज बताता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, यानी कि जब फोर्स वीक हो जाता है। अब वीक फोर्स तब होगा, ध्यान दो, जैसे वाटर में जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन बॉन्ड होता है? जल्दी बोलो, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसमें तुमने अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल का किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर दिया, वीक कर दिया तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा। समझे कुछ हो? अरे पानी और अल्कोहल में ज्यादा कौन वेपर वोलेटाइल है? अल्कोहल। अब तुमने डाल दिया, पहले वाटर का कम वेपर बनना था, अब अल्कोहल डाल तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो ये वीक फोर्स को वीक कर देता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल आ गया, ये ट्रिक से याद रखोगे, ठीक है? एग्जांपल याद है, अल्कोहल चाहे अल्कोहल कोई भी अल्कोहल, चाहे इथेनॉल को वाटर में डालो या मिथेनॉल को वाटर में डालो, अल्कोहल वाटर में डालोगे तो फोर्स को वीक करेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, नॉन आइडियल का एग्जांपल है। फिर ये तुम्हारा ये इसको बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या बताओ कम से कम, इसका केमिकल नाम क्या है? एसीटोन। कैसीटोन, कैसीटोन, हाँ एसीटोन, जानते हो एसीटोन कौन है? ये एसीटोन एक केमिकल जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, नेल पॉलिश जो होता है उसको रिमूव करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन। ओके, तो ये इसको डालोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ये होगा सब वीक फोर्स को वीक कर देता है, फोर्स को वीक कर देता है सब एग्जांपल, ये भी एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये सभी एग्जांपल ये पॉजिटिव डेविएशन का। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये है तुम्हारा एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में आपस में मिलाते हैं तो फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसमें बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। दिखाता हूँ डायग्राम, डायग्राम देखो, ये तुम्हारा एसीटोन है, ये एसीटोन है, माने CO और CH3CH3 CO, ओके। और ये तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं CHCl3, और दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्स में, तो वो क्या करेगा, फोर्स को वीक कर देगा, फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन आ गया। याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है, उल्टा है, यहाँ पे फोर्स वीक हो जाता है, यहाँ फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव। एसिड को तुम पानी में डालोगे रिएक्शन कर लेगा, आयन में टूट जाएगा, तो ये और ज्यादा रिएक्शन हो जाता है, तो ये फोर्स को और बोलो स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये अभी जितना एसिड का कभी बात होगा सब आएगा इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है, ये याद रखना। और तुम्हारा अल्कोहल वाला जो बात होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ समझाने के लिए, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, जो एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, जो एनसीईआरटी में तुमको एनसीईआरटी बुक खोल लेना है, और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया उसको घेर लेना, वही याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में वही सब आता है। ओके, अरे क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ? तो हमने पूरा खत्म कर दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं शुरू से। हम राउल्ट्स लॉ से स्टार्ट किए थे, राउल्ट्स लॉ दोबारा पढ़ा दिए थे। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा राउल्ट्स लॉ कहते हैं। दोनों को एक डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में, सुनो अच्छे से, फटाफट कर लेते हैं। ये राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन कर लिया था, यहाँ तक कर लेना, ओके, वो सब लिखो ना लिखो चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला टोटल प्रेशर का, उसके बाद ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। राउल्ट्स लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होता है। सॉल्यूशन का बनना ना तो एंडोथर्मिक होता है ना तो एक्सोथर्मिक होता है, सारी बातें कर लिया था। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी आता है, जैसे टोल्यून बेंजीन है ना, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इस तरह का आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी जीरो, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो, और उसके अलावा जो है कैलकुलेटेड जो है वो ऑब्जर्व के बराबर आएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, समझी। ग्राफ सीधे स्ट्रेट लाइन रहेगा, समझी। तुमको अभी रुको ना, अभी रूम में पैक करके तुम मारेंगे, ठीक है। ग्राफ को एक होता नहीं वाला ग्राफ, कोई भी ग्राफ नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन
जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे आइडियल सॉल्यूशन। इसका डेल्टा बी मिक्स 0, डेल्टा एच मिक्स 0, इससे पॉइंट है। नॉन आइडियल में देख लो अंतर, ठीक है, समझ में आ गया। नॉन आइडियल भी कितने टाइप का हो गया, एग्जांपल देखो, ये देखो, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, स्क्रीनशॉट ले रहा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता दिया जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन का प्रभाव बता दिया। पॉजिटिव डेविएशन फोर्स वीक हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब वीक फोर्स हो जाएगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके। अब तुम बताओ, अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बढ़ेगा घटेगा। अरे वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बता ना। तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसको बोलते हैं, माने कि पॉजिटिव डेविएशन वाले को बोलते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, लो बॉइलिंग पॉइंट। आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा एजिट्रॉप। लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों, जैसे बोले थे ना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, अल्कोहल। गर्म करो तो पहले 78 में पहुंचेगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है पॉजिटिव डेविएशन में, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आया बात को, अरे समझे, ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे लॉजिक से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और ये नेगेटिव डेविएशन वाला जो होता है, नेगेटिव डेविएशन वाला, ओके, नेगेटिव डेविएशन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया है, तो वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, या हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम। समझ आ गया, तो याद ना, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और नेगेटिव डेविएशन में, हाँ बता दिया, ठीक है। ये एग्जांपल सब यहाँ तक एग्जांपल, ठीक है, दैट्स ऑल।